Good morning, students. Today we will continue our chapter concept of cost या फिर theory of cost. Third topic is marginal cost. Marginal cost is the increase in total cost when output is increased by 1 unit. As we know that marginal cost means an opportunity cost. मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है कि इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. लाइक जब हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारी कॉस्ट थी ₹20. अगर हमने 10 यूनिट्स से इंक्रीज़ होकर 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी? ₹21 होगी. तो जो एक्स्ट्रा हमारा ₹1 स्पेंड हुआ है उसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट. तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट. जितनी हमने अगर आउटपुट इंक्रीज़ की है तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी और उस इंक्रीज्ड कॉस्ट को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. इसका फॉर्मूला भी है एक TCN माइनस TCN माइनस 1. N-1 का मीनिंग क्या है? जो एक्स्ट्रा हमने क्या कर दिया? आउटपुट को चेंज कर दिया. या फिर टोटल कॉस्ट डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा क्वांटिटी. डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन. ठीक है, इसके दो फार्मूलाज है, नोट कर लो. आगे देखो गिवन भी है आपको सेम फार्मूला TCN माइनस TCN माइनस 1. नेक्स्ट है हमारे पास एक टेबल. यूनिट्स ऑफ आउटपुट देखो 1 2 3 4 8 तक यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं. टोटल कॉस्ट है हमारी. मार्जिनल कॉस्ट देखो 20 से 28 कितने का डिफरेंस है? पहले तो हम देखेंगे 20 से पहले तो कुछ भी नहीं, तो कितना होगा? 0. 28 और 20 में कितने का है? 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8. देन 34 और 28 में फिर 38. ऐसे हमें क्या मिलेगा? मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा. अब क्या है? वाई इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप. यू शेप का क्यों है? ये देखो MC कर्व है. AC कर्व भी यू शेप का होता है, लेकिन जो MC कर्व होता है थोड़ा फ्लैटर होता है एज़ कम्पेयर टू AC. नेक्स्ट हमारे पास है वाइज मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप. यू शेप का क्यों होता है? मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि फिक्स तो हमारी क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है. अगर वेरी करती है तो हमारी टोटल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट बाय द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. When production is increased, total cost and variable cost increases at a diminishing rate. देखो क्या लिखा है? जब हमारी जो प्रोडक्शन है हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या होती है? इंक्रीज़ होती रहती है. ठीक है, लेकिन डायमेंशिंग रेट पर. डायमेंशिंग मीन्स कम रेट पर. इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. फर्म इंजॉय सेवरल इकोनॉमीज. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये सारा फंडा बता दिया है कि इसमें क्या होता है कि जब हमारी टोटल कॉस्ट है डायमेंशिंग रेट पर क्यों इंक्रीज़ होती है, इंक्रीजिंग रेट पर क्यों होती है. क्योंकि मैंने जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर है वो हम कर चुके हैं पहले ही. तो मैं आपको ये प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो ज़रूर देखना, दोबारा देख लेना. उससे आपको ये फंडा जो कंसेप्ट है समझ आ जाएगा. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं. डज MC राइज व्हेन AC इज डिक्रीजिंग. कि जब AC डिक्रीज़ हो रही है मीन्स कम हो रही है, MC राइज हो सकती है? हो सकती है. व्हेन AC फॉल्स MC ऑल्सो फॉल्स. बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट. ये हर टाइम 100% पॉसिबल नहीं है. व्हेन AC राइज MC इज़ ग्रेटर देन AC. ये भी हो सकता है कि जब AC है जो राइज हो रही है MC उससे भी ज़्यादा राइज हो रही है. पहले मैंने क्या बताया था कि AC डिक्रीज़ हो रही है, तो ये नहीं कि MC भी डिक्रीज़ होगी. जैसे अगर AC राइज़ हो रही है तो मैं बोल रही हूँ कि MC भी राइज़ हो रही है. अगर मैं बोलूँ कि AC डिक्रीज़ हो रही है तो MC भी डिक्रीज़ होगी. ऐसा नहीं हो सकता. 100% नहीं भी हो सकता. क्या हो सकता है? AC डिक्रीज़ होती है, MC राइज़ भी हो सकती है. MC कट्स AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट. ये मैं आपको प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर्स में बताऊँगी कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है. MC कट्स AC एट लोएस्ट पॉइंट. क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि MC है AC है यू शेप के होते हैं, लेकिन जो MC है थोड़ा क्या होता है? फ्लैटर होता है. इसी की वजह से ये क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट पर इसको कट करता है. कैसे? ये देखो MC क्या कर रहा है? AC को कट कर रहा है. ये जो कंसेप्ट है ना मैं आपको प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगी, तब आपको समझ आ जाएगा.
नेक्स्ट है कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, फर्म हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज एडजस्ट इट्स यूज़ ऑफ ऑल इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट। हमें पता है कि लॉन्ग रन में तो क्या होगा, सभी के सभी फैक्टर क्या करेंगे, वैरी करेंगे। नथिंग इज़ कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता। लॉन्ग रन में सभी के सभी फैक्टर वैरी कर जाते हैं। तो कौन से 3 कंसेप्ट होंगे लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। पहले हमारे पास लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? मिनिमम कॉस्ट एट विच ईच लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस। इसका मीनिंग क्या है? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की हम बात करें अगर, तो ये क्या है? एट विच ईच लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ऑल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस मीन्स क्या है? सभी के सभी हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो कभी भी शॉर्ट टर्म से अधिक नहीं हो सकती। जो हमारी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के या तो कम होगी या फिर इक्वल होगी, ग्रेटर देन कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाइज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का यू शेप। अब ये लॉन्ग रन का कॉस्ट का ये यू शेप क्यों होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मैं आपको इंटरनल इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, डिस इकोनॉमीज ये सब बता चुकी हूँ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर में। इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या है? डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, टेक्निकल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ऑफ इंडिविजिबिलिटी, डिस इकोनॉमीज। इनका मीनिंग मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ एक बार। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन LAC एंड SAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। आपको लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का मीनिंग पता है कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ कॉस्ट अपने वेरी करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, सभी के फैक्टर क्या करते हैं? वेरी करते हैं। तो ये सभी इसी में बताया गया है। यू शेप ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज लेस प्रोनाउंस्ड देन दैट ऑफ ए शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। लेस का मीनिंग क्या है कि जो हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है वो कभी भी शॉर्ट रन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये देखो SAC है क्या है? ऊपर है, और LAC क्या है? नीचे है। तो ये कभी भी अधिक नहीं हो सकता, या फिर इसके इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट की इकोनॉमिस्ट ने दी थी स्टीगलर ने, एंड्रयूज़ ने, सार्गेंट फ्लोरेंस एंड फ्रीडमैन। ये सब क्या कह रहे हैं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट ये कहती है कि पहले तो हमारा जो लॉन्ग रन कॉस्ट का था वो यू शेप था, लेकिन ये कहते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो यू शेप नहीं है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ नॉट एनवेल्प ऑफ SAC कर्व। ये क्या है? ये जे शेप कर्व है, ठीक है। एल शेप कौन सी थ्योरी कहती थी? ट्रेडिशनल थ्योरी। और न्यू थ्योरीज कैसे बोलती हैं कि हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप कभी भी नहीं होता, वो होता है एल शेप। देखो ये है हमारी ट्रेडिशनल जिसमें एल शेप बताई गई है, और ये है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न में क्या बताया गया है कि ये क्या है? जे शेप होता है। इन्वर्टेड जे शेप LAC कर्व, J-shape longer run average cost curve has been shown. The reason of it being inverted J-shape is that increase in output is followed by decrease in cost of production. कि जैसे जैसे आप आउटपुट को इंक्रीज करोगे आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। इसीलिए हमारा जो कर्व है वो J शेप होता है, ना कि L शेप होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट कर्व्स। कॉस्ट कर्व्स हम क्यों ड्रॉ करते हैं? फर्स्ट तो डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन का पता चलता रहता है कि कितनी आउटपुट इंक्रीज करने से कितनी हमारी कॉस्ट है जो इंक्रीज होती है। चॉइस ऑफ प्लांट्स, हमें इन्वेस्टमेंट का पता चलता है टाइम टू टाइम। इक्विलिब्रियम पॉइंट पता लगता है, जैसे MR इज इक्वल टू MC, तब हम पता लगता है कि हम क्या हैं? शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम हो जाते हैं। नेक्स्ट एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हम किसकी मदद से कर सकते हैं? कॉस्ट कर्व्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर थ्योरी ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। थैंक यू।